Hello everyone. Another day, another breakfast. और जब ऑफ डे होता है तो तब कोशिश करते हैं कि थोड़ा कंटेंट क्रिएट कर लें और जो लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं वो आप दोस्तों के साथ शेयर कर लें। 2-3 दोस्तों के मैसेज आए हुए थे कि जी अपनी जर्नी के बारे में आप बताएं, जो पाकिस्तान से ऑस्ट्रेलिया का सफ़र रहा वो कैसा रहा। तो मेरे ख्याल में बेस्ट टाइम है जब आप सो के उठते हो और डे ऑफ हो। बाकी लोगों का जो सा है डे ऑन होता है और आपका डे ऑफ होता है, क्योंकि स्केड्यूल कुछ इस तरह चल रहा होता है। हम संडे को छुट्टी नहीं करते समटाइम्स, और मंडे को फिर डे ऑफ होता है। आज है जी मंडे, सबको पता है, और नहीं भी पता तो मेरे पास यहाँ पे आ जाए मंडे, और मेरा है डे ऑफ। एनीवेज, स्टोरी भाई मेरी शुरू होती है ऑस्ट्रेलिया की 2011 से। 2011 में मैं अपनी फर्स्ट जॉब स्टार्ट करता हूँ, और उसके साथ जनाब मेरा कैरियर स्टार्ट होता है एक FMCG कंपनी पाकिस्तान में। एज अ सेल्स स्टाफ मैं कैरियर अपना स्टार्ट करता हूँ। 2011 की बात है, और अब जिस तरह जब कोई नया नया बच्चा अपना स्टडीज़ कंप्लीट करता है या ड्यूरिंग स्टडीज़ जब वो पहली पहली जॉब पे लगता है तो बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बहुत एक जोश होता है, एक अंदर से मतलब वो आग लगी होती है कि भाई पैसा पैसा बस पैसा कमाना है। तो हम भी ऐसे ही थे, तो काम स्टार्ट किया जी 2011 में, और एज अ सेल्स स्टाफ काम स्टार्ट किया मैंने। पाकिस्तान में एक कंपनी है FMCG, टूथपेस्ट और टॉयलेटरीज बेचते हैं वो, तो उनको मैंने ज्वाइन किया मेडिकेम पेस्ट के साथ, और वहाँ पे काम करते 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 अब एक टाइम होता है जब कोई चीज़ बहुत बूम पे होती है। तो बैक इन 2011 और अभी भी मेरा ख्याल प्रीटी मच सेम ही ट्रेंड है वहाँ पे। तो गवर्नमेंट जॉब को, सरकारी नौकरी को बहुत प्रेफरेंस दी जाती है, और हर मतलब फैमिली लेवल पे भी उसको ज़रा प्रोटोकॉल दिया जाता है, और वैसे भी सोशल लेवल पे भी, दोस्तों में भी, कि यार ये फलाने डिपार्टमेंट में लगा हुआ है। तो मुझे बड़ा क्रेज़ था उस वक्त, डेवलप हो गया कि जी गवर्नमेंट जॉब जोन सी है वो करनी है। तो हमने भी फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए दौड़ लगानी शुरू कर दी, अप्लाई करना शुरू कर दिया जनाब। लेकिन साथ साथ ये ठंडे माल्टों का जूस भी बनाएंगे आप, और आपके साथ एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे। माल्टे ठंडे होने का फ़ायदा ये है जनाब कि आपको आइस नहीं यूज़ करनी पड़ती। फ्रिज में माल्टे ला के रखे हुए हैं, माल्टे ठंडे हो गए तो जूस भी ठंडा ही निकलेगा। अच्छा जी, हमने जनाब गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करनी शुरू कर दी। अब जो न्यूज़पेपर में गवर्नमेंट जॉब आए अप्लाई कर दें, जो जॉब आए अप्लाई कर दें। कोई मैंने उन दिनों एक ट्रेंड था, एक इन्होंने बॉडी बनाई हुई थी कि वो उसका टेस्ट आप क्लियर करोगे, वो पर्टिकुलर टेस्ट उसे बोलते थे नेशनल टेस्टिंग सर्विसेज। अब भी मेरा ख्याल वो ऑपरेट कर रहे हैं पाकिस्तान में, NTS। तो NTS की एक फीस होती थी, किसी भी जॉब पे आपने अप्लाई करना हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब है उसमें आपने अप्लाई करना है। अब मैंने जनाब ना कोई जॉब देखनी किस लेवल की है और ना देखनी क्या उसका रैंक है, बस जहाँ देखना कि गवर्नमेंट जॉब का कोटा न्यूज़पेपर में है। पाकिस्तान में ये ट्रेंड है, वहाँ पे न्यूज़पेपर में आती है जॉब, जहाँ पे जॉब आनी मैंने अप्लाई कर देनी। को मेरे ख्याल को 1000, 1200, 1500 जॉब्स अप्लाई की होंगी मैंने को 2 से 3 साल में। अच्छा जी, जॉब में अप्लाई करते गए हैं, कोई बात नहीं बनी, क्योंकि वहाँ पे कुछ है ऐसा ट्रेंड ना, मतलब या तो आपके पास कोई बहुत बड़ा रेफरेंस हो, और या कोई पॉलिटिकल आपकी बैकग्राउंड हो, तो बात जोन सी है बन सकती है, या आपके पास पैसा हो। और अगर ये चीज़ें नहीं हैं तो फिर अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान रेलवे एक डिपार्टमेंट है जी जो कि फेडरल गवर्नमेंट के अंडर आता है,
और वफाकी हुकूमत, हम वफाक बोलते हैं उर्दू में, और फेडरल गवर्नमेंट के पास आता है पाकिस्तान रेलवे। अब पाकिस्तान रेलवे में एक आई जॉब पावर वैन ऑपरेटर की। अब पावर वैन क्या होती है, मैं वो भी आपको थोड़ा बता देता हूँ। पावर वैन ये होती है जो पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करती है। अब मेरी स्टडीज जो सी थी वो इलेक्ट्रिकल में थी, और मैंने 2011 में मेरा इंटरमीडिएट क्लियर हो गया था, और इलेक्ट्रिकल में ही मैंने किया था। ये 3 साल का एक डिप्लोमा होता है एसोसिएट इंजीनियरिंग का। तो वो भी कैसे किया, वो भी एक लंबी कहानी है, फिर कभी शेयर करूंगा आपके साथ। अच्छा जी, मैंने उसकी बेस पे मैंने, और मैं ग्रेजुएशन में कर रहा था, इलेक्ट्रिकल में ही कर रहा था, देखा कि कौन से स्केल की जॉब है जी, 6वें स्केल की जॉब है, और पावर मैन ऑपरेटर है, गवर्नमेंट जॉब है। अब वहां पे एक क्रेज होता है कि पाकिस्तान में जो एक ट्रेंड था 2011, 12, 13, 14, 15, 16, अभी भी मेरा ख्याल यही चल रहा है प्रीटी मच, क्योंकि जितने कोलीग्स हैं उनके साथ बात होती है, किसी का दिल नहीं दुखा रहा, लेकिन यही एक ट्रेंड होता है कि भाई सरकारी नौकरी लग गई, कुछ होगा नहीं होगा, पैसे तो आएंगे, कम होए ना होए पैसे तो आएंगे। तो अब मैंने भी अप्लाई कर दिया। मैंने अप्लाई किया 2013 में एनटीएस के लिए, वो फीस जमा करवा दी, एक फॉर्म फिल करना होता है, उसमें पूरा आपका कच्चा चट्ठा पूछते हैं, आप क्या क्या किया है, क्या क्वालिफिकेशन है, क्या शजरा नसब है, सारी डिटेलें भर दी, फॉर्म अप्लाई कर दिया, सबमिट कर दिया जनाब। और उसके बाद टेस्ट की डेट आ गई। टेस्ट की डेट आई तो टेस्ट भी दे दिया। अब कोई मेरा ख्याल है अक्रॉस पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान से कोई मेरा ख्याल उन्होंने 30 वैकेंसीज थी, 30 या 35 वैकेंसीज थी। तो उसके लिए कोई 1.5 लाख बच्चे ने टेस्ट दिया, शायद उससे भी ज्यादा दे दिया जी टेस्ट। टेस्ट दे के मैं भूल गया, जैसे मैंने पहले मेरे ख्याल को 1000-1200 जॉब्स के लिए अप्लाई किया था, इसी तरह मैंने इसको भी कंसिडर किया, भूल गया मैं टेस्ट दे के। फिर वही मैं मार्केटिंग वाली साइड पे, अपनी सेल्स वाली साइड पे, और सेल्स की जो मैं जॉब करता था उस टाइम मेरे लिए वही बड़ी नेमत थी। शुरू कर दी जनाब, और करते रहे। वो 1 साल गुजर गया, इस बात को 1 साल से भी ज्यादा का टाइम शायद गुजर गया। तो मुझे घर से कॉल आती है मेरी वालदा की, और वो मुझे कहते हैं कि जी तेरा कोई लेटर आया है रेलवे से। और मैं अपने काम पे था। अब मेरे एकदम जोन से हैं वो आंखों में वो जो डॉलर साइन घूमते हैं, और वो जो सुई के कंडे टन। अब मैं लेटर आ गया रेलवे से, ये क्या हो गया? आ गया जी, लेटर आ गया। घर पहुंचे, घर जाके लेटर देखा तो लेटर था इंटरव्यू कॉल का। इंटरव्यू दे दिया जनाब। अब यही बड़ी गनीमत थी मेरे लिए कि मैंने सरकारी लेवल पे पहली दफा इंटरव्यू के लिए मुझे किसी ने बुला लिया। मैंने उससे पहले को 1000-1200 शायद उससे भी ज्यादा जॉब अप्लाई की थी, किसी ने कभी इंटरव्यू के लिए भी कॉल नहीं की। मुझे इंटरव्यू की कॉल आ गई, मेरे लिए यही बड़ी बात थी, यार मैं इंटरव्यू में चला गया हूं। इंटरव्यू हो गया जनाब। इंटरव्यू में वो 3 लोग बैठे हुए हैं जनाब, अभी भी मुझे याद है। उसको बोलते हैं बंट हॉल, लाहौर में है, गली शो का एक इलाका है, वहां पे है रेलवे की सारी वो है, जिसको क्या बोलते हैं, एरिया है वो। वहां पे उनके कुछ रिहायशी इलाके हैं, और उनके ऑफिसेज हैं, उनकी वर्कशॉप्स हैं। तो रेलवे का था वहां पे बंट हॉल। अब बंट हॉल जिंदगी में मैंने पहली बार देखा। जमपल लाहौर की है, सब कुछ है, लेकिन कभी बंट हॉल मैं कभी गया नहीं इससे पहले, ना मुझे पता था वो क्या होता है। वो था गोरों का जमाने का, अभी भी वहां पे वो वैसे ही होगी इमारत, आई एम प्रीटी श्योर कि वो बनी हुई है आज से वो 150-200 साल पहले, जब यहाँ पे ब्रिटिश गवर्नमेंट थी तो उन्होंने बनाया हुआ था वहां पे अपना डांस हॉल। वहां पे वो डांस की प्रैक्टिस वगैरह करते थे, जो मैंने सुनी है उस बंट हॉल के बारे में। एनीवेज वहां पे जनाब बेंच लगा हुआ, 3 रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स, एक खतून, एक फीमेल ऑफिसर और 2 मेल ऑफिसर्स बैठे हुए। और ऐसे बिल्डिंग की एक साइड से एंट्री हो रही है, इंटरव्यू हो रहा है लड़कों का, और दूसरी साइड से निकाल रहे हैं। अच्छा जी, इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू में उन्होंने कुछ सवाल पूछे। उन्होंने कहा जी पावर वैन क्या होती है? अब मेरी जाने बला के पावर वैन क्या होती है, मुझे पता ही नहीं था पावर वैन होती क्या है। मेरे दिमाग में जो था, मैंने कहा जी जो पावर वैन होती है जो कि पूरी ट्रेन को पुल करती है, खींचती है बोगियों को। तो उन्होंने कहा अच्छा जी, हालांकि ये जवाब गलत था।
मेरे मुंह पे तो नहीं उन्होंने कहा कि गलत है, लेकिन जवाब गलत था। इंटरव्यू जनाब क्लियर कर दिया, उसमें कुछ उन्होंने रिलीजन के मुताबिक सवाल पूछे, कुछ पाकिस्तान स्टडीज के सवाल पूछे, इंटरव्यू भी दे दिया। इंटरव्यू दे के फिर सो गए। अब 2-3 महीने गुजर गए, 4 महीने गुजर गए, कुछ भी कॉल नहीं आई कि इंटरव्यू दे दिया। मैंने यही पढ़ा था कि यार इंटरव्यू हो गया मेरा। इंटरव्यू के बाद मेडिकल की लेटर आ गया घर में कि मेडिकल आपका होना है। वो और एक्साइटमेंट बढ़ गई, मैं और एक्साइटेड हो गया कि यार इंटरव्यू भी वाली स्टेज भी पार हो गई है, अब बारी आ गई है इसकी, क्या कहते हैं, मेडिकल की। लो जी, मेडिकल देने चले गए। वहां पर रेलवे का ही अपना कोई एक हॉस्पिटल है, स्टेशन के पास है, बड़े जो सिटी स्टेशन है, मेन स्टेशन है लाहौर का, उसके पास ही कोई रेलवे हॉस्पिटल है। अब वहाँ पे गए जनाब, वो भी कोई मेरा ख्याल है कोई ऐसी इमारत लगे वो 100 साल पुरानी है, मुझे नहीं पता कितनी पुरानी है। एनीवेज वहाँ पे उन्होंने ब्लड टेस्ट वगैरह ये वो ECG VCG, ज़िंदगी में पहली बार मैं एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, वो वाले टेस्ट ले लिए जी। अच्छा जी, मेडिकल भी ना मेडिकल से पहले हुआ जी फिजिकल टेस्ट। वो फिजिकल टेस्ट क्या होता है, ये मेरे जितने दोस्त हैं कि उस फिजिकल टेस्ट में उन्होंने क्या किया, मैं अब खोल के तो नहीं बता सकता, लेकिन जो सरकारी मुलाजम हैं और जो वफाक के हैं और जो स्पेशली आर्मी के हैं और पाकिस्तान रेलवे के हैं और जो मेरे कोलीग्स हैं, वो जानते हैं कि फिजिकल टेस्ट में क्या करते हैं, वो क्या देखते हैं, वो क्या चेक करते हैं। वो एक क्राइटेरिया है, वो सबके साथ होता है। अच्छा जी, फिजिकल टेस्ट भी हो गया। फिजिकल टेस्ट के बाद आ गया जी, जब आपको देते हैं फिट समथिंग का, फिट टू वर्क का आपको एक सर्टिफिकेट देते हैं, फिर आपको रिकमेंड करते हैं हॉस्पिटल में। फिर आपका होता है ब्लड टेस्ट वगैरह, हेपेटाइटिस वगैरह और मेरा ख्याल है शुगर लेवल और जो भी इनका होता है, फिर आई साइट का टेस्ट। और अच्छा ये टेस्ट वगैरह भी क्लियर हो गए। अब फिर टाइम गुजर गया, अब क्यूरियोसिटी जो सी है वो और बढ़ गई, यार अब इस स्टेज तक पहुंच गए हैं और जिंदगी में पहली बार ये आया है जो पहली बार इस लेवल तक पहुंचे हैं गवर्नमेंट इदारे में और फेडरल इदारे में। तो अब आगे क्या होगा? फिर सो गए, कोई जवाब नहीं। लो जी, क्यूरियोसिटी बढ़ गई। अब प्राइवेट जॉब कर करके, मतलब वहां पे एक क्लास बनी हुई है प्राइवेट जॉब की और सरकारी नौकर की और प्राइवेट नौकर की। अच्छा जी, अब मैं कर रहा था उधर ही अपना सेल्स की जॉब। अब वहां पे जब मुझे हार्ड टाइम मिलना प्राइवेट जो मैं जॉब कर रहा था, तो मुझे और याद आनी इस जॉब की कि यार मेरा इंटरव्यू भी हो गया है, फिजिकल टेस्ट भी हो गया है, मेडिकल भी हो गया है, अब कुछ बताएं तो सही, पता लगे। मैंने जी पाकिस्तान रेलवे के हेडक्वार्टर पहुंच जाना, वो भी उधर ही हाजी कैंप के पास ही है, गड़ी शोर में। लो जी, मैंने वहां पे कभी किसी अफसर को मिल रहा हूँ, कभी किसी को मिल रहा हूँ, कभी किसी को मिल रहा हूँ, लड़कों के साथ कांटेक्ट कर रहा हूँ, 2-4 का कांटेक्ट आपस में शेयर कर लिया था जो टेस्ट देने आए थे, जो स्टेज तक पहुंचे मेडिकल तक। लो जी, करते कराते दिन आ गया कि मेरिट लिस्टें लग गई, जहां पे उन्होंने 35 लोगों को शॉर्टलिस्ट किया उस सारी लंबी खेप में से। अब वो लिस्ट देखते 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 मैंने शुरू किया, तो जी फिल्मी सीन ही बना था थोड़ा सा, लेकिन अब मुझे नहीं यकीन था कि मेरा इतना अच्छा टेस्ट हुआ है। मेरा नाम आ गया टॉप 3 में। तो वो लिस्ट अभी भी मेरे पास पड़ी हुई है यादगार के तौर पर। लो जी, ले आए। अब मैं बड़ा एक्साइटेड कि ले भाई कोई ऐसा, मैं बाबू भर्ती हो गया हूं। बाबू एक टर्म है रेलवे में, अक्सर लोग जो बड़े ऑफिसर को बोलते हैं बाबू। अब मुझे वो फीलिंग आने लग गई कि मैं बाबू भर्ती हो गया वहां पाकिस्तान रेलवे दे विच। अच्छा जी, मजे की बात है जी, बाहर उस वक्त 2013 और 14 की बात है कि मैं जहां जॉब कर रहा था मेडिकैम में, मेडिकैम पेस्ट है, टूथपेस्ट, मैं वहां जो जॉब कर रहा था वहां मेरा सैलरी का डिमांड वहां बनता था, डिमांड ड्राफ्ट, डीडी बोलते हैं उसे। अच्छा जी, मेरा डीडी बनता था कोई 20,000 पाकिस्तानी रुपयों का, 20,000 20,000 रुपीज का। वहां मेरा डीडी बनता था 20,000 का। अच्छा जी, कट शॉर्ट, हम पहुंच गए जी ट्रेनिंग लेने के लिए वाल्टन, पाकिस्तान रेलवे की एकेडमी है वाल्टन में, जहां पे पूरे पाकिस्तान से ऑफिसर्स को, एम्प्लॉयज को बुलाया जाता है रिफ्रेशर कोर्सों के लिए भी, और जो न्यू रिक्रूटमेंट होती है उनको भी बुलाया जाता है उनकी ट्रेनिंग के लिए।
ड्राइवर्स को, स्पोर्ट स्टाफ को, असिस्टेंट ड्राइवर्स को, गार्ड्स को और पुलिस वालों को, सबको उस एकेडमी में हमें लेटर मिल गया कि जी आपकी ट्रेनिंग होगी यहाँ पे। बड़े खुशी खुशी हम उधर पहुंच गए। अब इस बात को गुजर रहा है 1-2-3 महीने गुजर गए, अब मतलब ट्रेनिंग तक पहुंचने के लिए। अच्छा, ट्रेनिंग ज्वाइन कर लिया। ट्रेनिंग ज्वाइन करने की टाइमिंग ये थी कि सुबह सुबह आपने 7 बजे वहां पे पहुंचना है और सारा दिन वहां पे गुजरेगा और दोपहर को शाम के कुछ 3 बजे 4 बजे आपको ऑफ होगी। अब मैं वहां पे जहां पे जॉब करता था दूसरी कंपनी में, वहां पे मेरा सर्कट चल रहा था, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर थी, मेरा एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था, या आप कह लें कि ज्यादा कंट्रीब्यूशन ही मेरा था घर में जो फाइनेंशियल मामला चल रहे थे। अब मेरा वहां पे कोई 21-22 हज़ार का डिमांड ड्राफ्ट बन रहा था उस टाइम पे रुपयों का। और अब यहाँ पे जब ज्वाइन किया बड़े एक्साइटेड, बहुत, मैं कहा जी मैं तो कोई टॉप किस्म की चीज भर्ती हो गया हूँ पाकिस्तान रेलवे में। अच्छा जी, हो गए भर्ती। अब जब आस्ता 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 जो लड़के थे वहाँ पे, वो कुछ उनमें ऐसे भी थे जो कि रेलवे को जानते थे, जिनके पेरेंट्स काम कर रहे थे, जिनके वालिद, चाचू और कोई मामू, को कज़न, को भाई, को दोस्त काम कर रहा था रेलवे में। मेरा तो कोई नहीं था दूर दूर तक पाकिस्तान रेलवे में काम करने वाला। एनीवे जी, सैलरी का दिन आ गया। अब इमेजिन करें कि मैं प्राइवेट कंपनी में सैलरी थी मेरी 20,000 21,000 बन रही थी, टीए डीए ये वो डाल के। अब जब टाइम आया पाकिस्तान रेलवे में सरकारी बाबू और पाकिस्तान रेलवे का एम्प्लॉय फेडरल इदारे का, तो जी पहली सैलरी का जब वो पता लगा ना कि ये बनेगी कितनी, तो मेरी चीखा निकल गई। अब वो बनी जी 5500 रुपया जी, 5,500 कुछ रुपए उस टाइम पे, जब मैं 20-21 हज़ार की पे ले रहा था, सैलरी ले रहा था। अब मेरा सब कुछ हो गया डिस्टर्ब। जो मेरे दिमाग में इमेजिनेशन बनी हुई थी पाकिस्तान रेलवे की, और जो मेरे दिमाग में मतलब जो एक फीलिंग थी, वो सारी ऊपर से पता नहीं वो क्या बोलते हैं उसको, नोज डिप और दड़ाम करके सारा मैं की हो गया। क्या बकवास है यार, मैं क्या कहां से क्या ले रहा था, ये क्या हो गया। अच्छा जी, हौसला दिल को दिया, अपने आप को थोड़ी सी तसल्ली दी कि यार कोई गल नहीं। उस लड़के कहने लगे कोई गल नहीं जनाब, ट्रेनिंग हैगी, ट्रेनिंग चन्ने पैसे मिलते हैं, तो जो तुम जॉब से लगोगे तो जनाब पैसे बढ़ जाएंगे, फिर ए भी ऐड हो जाएगा, वो भी ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। अच्छा जी, कर करा के ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कोई 1 साल की ट्रेनिंग थी, वो बाद में शॉर्ट हो गए, मेरा ख्याल 2-3 महीने बाद में कम हो गए। ट्रेनिंग भी कर ली, पाकिस्तान रेलवे भी ज्वाइन कर लिया। जनाब जहां जहां ट्रेन जाती थी, जहां जहां पे ट्रेन जाती है, वहां वहां पे पावर वैन जाती है। उनका पावर वैन के अंदर जनरेटर लगे होते हैं और उन्होंने पूरी ट्रेन को इलेक्ट्रिसिटी देनी होती है। अच्छा जी, ट्रेन जा रही है जनाब कराची, ते भवान होरी जा रहे ने कराची। ट्रेन जा रही है पिशोर, ते भलवान होरी जा रहे ने पिशोर। ट्रेन जा रही है तख्तबाई मर्दान, तो हम जा रहे हैं तख्तबाई मर्दान। ट्रेन जा रही है कोयटे, तो जा रहे हैं कोयटे। ट्रेन जा रही है पिंडी, तो जा रहे हैं पिंडी। ट्रेन जा रही है रोड़ी, तो जा रहे हैं रोड़ी। ट्रेन जा रही है सखर, तो उसके साथ जा रहे हैं सखर। एक बेसिक सैलरी होती थी, बेसिक सैलरी है जी ग्रेड 6 की 6 स्केल की। मेरा ख्याल है उस वक्त जब मैं था तब थी 19,000 कुछ सौ। और लाहौर टू कराची, कराची टू लाहौर, ये बनता था एक दौरा। और एक ट्रेन जो फास्टेस्ट ट्रेन भी हो, अच्छी हो, जो कि बीच में फेलियर ना हो, कहीं पे ना रुके, कोई हादसा ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो, तो 18 से 19 घंटे लेती है ट्रेन लाहौर से कराची जाने के लिए। तो वहां पे स्टे होता है 5 से 6 घंटे का, रीफिलिंग, रीफ्यूलिंग, ये वो मेंटेनेंस का छोटा मोटा कोई काम, और पावर शावर चेंज होनी है। वो 6 घंटे बाद ट्रेन दोबारा चलती थी और आती थी कराची से लाहौर। लाहौर टू कराची को बोलते थे डाउन, कराची टू लाहौर को बोलते थे अप। यानी कि मिसाल के तौर पर मेरा अगर दौरा लगा है 3 बिजनेस एक्सप्रेस में, उसको बोलते थे जो लाहौर से कराची जा रही है 304 डाउन, और जो आ रही होती थी कराची से लाहौर वापस, उसको बोलते थे 303, एक नंबर कम होता था, 303 अप।
अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन 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 अप करते करते मेरा सारा सफर गुजरता था पावर वैन में। क्योंकि एक तो ड्यूटी ऐसी थी कि आपने ट्रेन के साथ रहना है, दूसरा ये था कि जनाब इसको बोलते थे दौरे लगाना। टूर को, अब टूर को उर्दू में दौरे या पंजाबी में जो ही बोलते हैं। अच्छा जी, अब दौरे नहीं लगाओगे कि जनाब पैसे नहीं बनेंगे, और पैसे नहीं बनेंगे तो सारी गेम आके खत्म होती है पैसे पे। अच्छा जी, अब लाहौर से कराची जाना एटलीस्ट 1.5 दिन, एक और आधा 1.5 डे, ठीक है। अगर कोई ये आइडियल सिचुएशन बता रहा हूं, जो कि ट्रेन अपनी पूरी स्पीड पे भी चल रही हो और कोई मसला भी ना हो, तो पावर वैन के साथ साथ जनाब हमें एक वो मिला होता था। पावर वैन में 2 बर्थें, एसी शेसी लगा होता था, गर्मी में बड़ा जबरदस्त माहौल होता था, हीटर वीटर ये वो, मतलब अच्छा, अगर अच्छी पावर वैन है। अब पता नहीं क्या हालात होंगे पावर वैन के उस वक्त। हमारे टाइम, मेरे टाइम पे बड़ा आइडियल सिचुएशन हो जाती थी सम टाइम नए नए बंदे के लिए। अब नया नया जाना जी लाहौर से कराची, कराची से लाहौर, रंग रंग नस्ल नस्ल का बंदा देखना, बड़ी एक्साइटमेंट होनी, घूमना, कभी जाके बीच पे, कभी क्लिफ्टन पे, कभी सदर मार्केट में, कभी वो जाहिद निहारी पे, कभी वो जवेद निहारी पे, कभी वो कोयटा होटल पे जो कराची में है, पराठे चाय के मशहूर, 2 दरिया, और क्या था वो, कमाड़ी, बोल्टन, फिर वो, मतलब जो मशहूर जगह थी नजर आती थी। जाके 5-6 घंटे का टाइम होता था, फिर लेते थे। कभी किसी ट्रेन में होता था 10-10 घंटे का टाइम, वहां पे थोड़ा ज्यादा फिर लेते थे। लो जी, अब मुख्तसर बात ये, जब मैंने ट्रेन पर जाना और आना, वो जो 18-19 घंटे का सफर होता था ना, शुरू में तो बहुत अच्छा लगता था। उसके बाद वो पूरा सफर जुबानी याद हो गया। अब वो ट्रेन की वाइब्रेशन से पता लग जाता था कि हम कहां से गुजर रहे हैं, देखे बगैर बाहर खिड़की से बता देना कि भाई यहां पे पहुंचे हुए हैं। तो अक्सर वो तुक्का सही लगता था, यानी कि इतना एक्सपीरियंस हो गया। सुकून नहीं था भाई मुझे। सुकून क्यों नहीं था? मेरे खर्चे नहीं थे पूरे हो रहे, खर्चे मेरे पूरे नहीं थे हो रहे। अब मुझे अंदर बेचैनी, कुरक जिसे बोलते हैं, अब मुझे होनी बेचैनी। कर करा के जी हमारे ग्रुप में अब एक था तो वो किसी जमाने में दोस्त थी, अब वो कुछ और ही बन गया। अच्छा जी, ग्रुप का एक था दोस्त, उससे पता लगा कि वो जा रहा है ऑस्ट्रेलिया। वो भाई साहब आ गए ऑस्ट्रेलिया। अच्छा जी, इतने में जब मैं अप्लाई कर रहा था, जब वो ऑस्ट्रेलिया के लिए ट्राई कर रहे थे, ऑस्ट्रेलिया आ गए। 1 साल बाद के, मतलब नहीं 1.5 साल बाद वो वापस आए। मुलाकात हुई, मैंने पूछा जी जनाब किन्ने के पैसे बन जाते हैं? चौधरी साहब होरां ने दसिया कि जी 1.5-2 लाख बच जाता है रुपीज पाकिस्तानी, सारे खर्चे कर कर आके 1.5-2 लाख बच जाता है। अब वो बंदा, अपनी बात कर रहा हूं, जो कमा रहा था सारा TADA, लाहौर टू कराची, कराची टू लाहौर, कोयटा, पिंडी, ये वो, सज्जे खब्बे, लेफ्ट राइट, ऊपर नीचे, आगे पीछे, जो बंदा कमा रहा था सब कुछ कर कर आके 35-36 हज़ार रुपए, उसने जब सुना कि यार हैं 1.5-2 लाख रुपया बच जाता है, खर्चे खुर्चे कर गया, मेरे दिमाग में जनाब वो घूम गया डॉलर वाले साइन। मैं कह लै जी है ते काम जड़ा है ना समझ आ रहा है। बस कहानी वहीं से शुरू हो गई। अब मैंने रिसर्चें, यूट्यूब की वीडियोस, फेसबुक ग्रुप्स, अच्छा जी, उसके बाद कंसल्टेंट्स, सेमिनार्स होने लाहौर में। वो एक होटल है अवारी होटल और PC होटल, वहां पे ना अक्सर ये जो कंसल्टेंट्स हैं बड़े, इन्होंने करवाना वो सेमिनार्स। मैंने घुस जाना, थी मेरे पास एक पार्टी पुरानी वो 70 मोटरसाइकिल मेट्रो, मैंने वो मोटरसाइकिल में मारनी किक, पहुंच जाना। लो जी, इसको पूछ उसको पूछ, ये वो, कदे किसी का सिर खा रहे हैं, कदे किसी का सिर खा रहे हैं, कर करा के जनाब मैंने पंगे पुंगे ले लेने, पूछ लेना जी क्या होता है, कैसे होता है। वल्ला आई स्वेयर टू गॉड आई वाजंट अवेयर्ड अबाउट। मुझे इतना पता था कि आइल्ट्स कुछ होता है, PT, मुझे यहाँ पे आगे पता लगा कि PT क्या होता है।
मुझे ये पता था कि आइल्स कोई, मैंने कहा डिग्री शिग्री होगी, मुझे ये नहीं पता था कि आइल्स क्या होता है। जब मुझे ये, मैंने जाकर सिर खाने शुरू किए कंसल्टेंट्स के, वहाँ पे उनके वो जो रिप्रेजेंटेटिव बैठे होते हैं, उन्होंने कहा जनाब तानू आइल्स करना पड़ता है। अब जिस तरह वो मुझे चेकलिस्ट बताते थे कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए, फिर मुझे आइडिया हुआ कि यार मैं तो बहुत पीछे हूँ, मुझे तो इसकी कोई अलिफ बे भी नहीं पता, ABC का भी नहीं पता कि ये पूछ क्या रहे हैं मुझसे, ये क्या क्या चीजें चाहिए। उनमें जी जो चीदा जो मेन जो बोल्ट पॉइंट्स जिसके बोलते हैं वो ये थे कि आपके पास ग्रेजुएशन हो, ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई थी, आपके पास ज्यादा 2 साल से पुरानी ये डिग्री ना हो, और वो भी टाइम था 2 साल से थोड़ा ज़्यादा टाइम हुआ था उसका। मुझे उन्होंने बोला जी आप अपना वर्क एक्सपीरियंस लगा सकते हो। फिर उन्होंने बोला कि जी आपका आइल्स में मिनिमम 6 ईच बैंड होना चाहिए चारों मॉड्यूल में। अच्छा जी, अब वो भी तैयारी थी करनी थी। और फिर उन्होंने बोला जी आपके पास फीस के पैसे होने चाहिए, मेरे ख्याल पहले 2 सेमेस्टर की, पहले साल की। अब फीस के पैसे पूछे तो नहीं थे। और फिर जी चौथा पॉइंट था आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, बड़ी कोई तगड़ी किस्म की। सच्ची बात है वो भी नहीं थी, जो है वो है, बैंक स्टेटमेंट भी मतलब कोई इतनी तगड़ी तोड़ी नहीं थी। कर करा के जी मैंने कोई अपना एक सेमेस्टर, एक इनटेक होती है ना ये ऑस्ट्रेलिया में बोलते हैं, मेरे ख्याल है एक होती है अगस्त की इनटेक या नवंबर की इनटेक, और एक होती है कोई उसके बाद मार्च की अप्रैल की इनटेक। मैंने अपनी कोई 1-2 इनटेकें ज़ाया कर ली और मैंने ऑलमोस्ट गिव अप कर लिया कि यार मेरे वस का काम नहीं, ये पैसे बहुत लगने हैं तो इतना अपने पास पैसे नहीं है। टाइम और गुजरता गया, लो जी कर आके सारी शर्तें पूरी करनी, आइल्स में बैंड भी ले लिए, फाइनेंशियल जो से थे रिक्वायरमेंट्स वो भी हो गई पूरी, उसके बाद बाकी सारे मामला भी हो गए पूरे, और अप्लाई कर दिया। अप्लाई किया तो जी मुझे कोई 15-20 दिन गुजर गए, कोई रिप्लाई नहीं आया। कोई 1 महीने बाद मुझे कॉल आती है कि जी मैं लाहौर में हूँ, तो इस्लामाबाद का कोई नंबर हो ना तो आपको पता लग जाता है कि यार ये इस्लामाबाद के नंबर से कॉल आ रही है। मुझे इस्लामाबाद के किसी नंबर से कॉल आई, मैं जॉब पे था, कॉल मैंने उठाई तो उन्होंने कहा कि जी मैं ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ, अपना नाम बताया। बात बता के उन्होंने मेरा कोई 28 मिनट का इंटरव्यू किया फ़ोन कॉल पे कि जी तूने ये फ़ोन कॉल नहीं उठानी, तूने ये नहीं करना, तू कंफर्टेबल है बात करने के लिए। मैं कहा जी मैं कंफर्टेबल हूँ बात करने के लिए, बता दिया जी। कहानी थोड़ी लंबी हो रही है लेकिन जो एक्सपीरियंस है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं सारा कवर कर लूँ इसी एपिसोड में। अच्छा जी, कहानी वो हो गई बात पूरी, मैंने अप्लाई कर, वो इंटरव्यू कॉल हो गई 28 मिनट की, वो भी हो गई। अब उसके बाद मैं, और दिल मेरा दुख 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 दुख, लगेगा वीज़ा नहीं लगेगा, लगेगा वीज़ा नहीं लगेगा। वो जो मेरी जमा पूंजी थी पिछले कोई 2011 से लेकर 2015 तक की, जो मेरी जमा पूंजी थी, जो मैंने 2 जॉब्स की, प्राइवेट की, सरकारी की, कुछ भी किया, कर करा के मेरे पास कोई चूहे का मेरा अपना ज़ाती कोई फैमिली से, मतलब फैमिली की सिचुएशन सर्कमस्टांसिस एक लोअर मिडिल क्लास बंदे की क्या हो सकते हैं, तो कोई ऐसी खास कोई सपोर्ट नहीं थी, और ख़ास भी क्या कोई सपोर्ट थी ही नहीं, जो भी था खुद ही करना था। तो जनाब चूंगे का मिल मिला के मेरे पास मुश्किल से फ़ीस के पैसे ही पूरे हुए थे, और मेरा एक दोस्त है उसने मेरी टिकट के पैसे दिए थे, और दूसरे दोस्त ने मुझे कुछ हेल्प किया था मेरे बाकी फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए। और दोनों का नाम लेते हुए मुझे कोई मतलब शर्म महसूस नहीं होती है। एक का नाम है फ़ाहद, और अब वो माशाल्लाह एडवोकेट है लाहौर में, और दूसरा है बिलाल, उसकी वो आजकल टेक्सटाइल में है, मतलब अपनी उनकी 2-3 बुटीक लिबर्टी में, और मतलब दोनों माशाल्लाह अच्छा कर रहे हैं अपने अपनी जगह पे। एनीवेज उन दोनों ने मेरी हेल्प आउट की इस रिगार्ड में। तो दिन आ गया जनाब वीज़े का, वीज़ा भी मिल गया, टिकट नहीं थी, टिकट एज आई सेड कि मेरे दोस्त ने मेरी हेल्प आउट की, टिकट भी लग गई। अब वो ज़िंदगी में वो बंदा जो कभी मैंने इंटरनेशनल ट्रैवल इससे पहले नहीं किया था, अब टिकट ढूंढनी थी सस्ती वाली। उस ज़माने में चलती थी मलिंडो एयरलाइन,
ये पता नहीं इंडोनेशिया और मलेशिया का कोई आपस में मासियाँ फूफियाँ रवियाँ हुई सन, आई डोंट नो व्हाट वाज दैट। तो जी मलिंडो एयरलाइन जो है वो उसकी मैंने टिकट बुक करवाई पाकिस्तानी 69,000 रुपये में। लाहौर से कोलमपुर आना था, कोलमपुर में मेरा स्टे था कोई मेरा ख्याल है 17 घंटों का। और मुझे यही नहीं पता था कि जब आपका स्टे हो 8-10 घंटे को, एक होती है लिमिट ना कि आपका अगर 10 घंटे से ज़्यादा या 8 घंटे से ज़्यादा का स्टे है तो आपको मैंडेटरी अकोमोडेशन मिलती है। अब मुझे पता ही नहीं था, कभी ट्रैवल किया ही नहीं था इंटरनेशनल। लो जी 17 घंटे जवान ने एयरपोर्ट पे गुजारे, कोलमपुर एयरपोर्ट पे। कदे मैं वो मसाज वाली चेयर पे बैठ जाऊं, मुझे ये नहीं पता था कि मसाज वाली चेयर पे पैसे लगेंगे, तो वो टूं करनी शुरू हो जाए। वहाँ पे मुझे वो 2-3 लोगों ने कहा भाई ये टूं कर रही पैसे लेती है, मुफ्त में नहीं बैठने देगी। वहाँ से उठा, लोहे का बेंच लगा हुआ था, कभी वहाँ पे लेटूं, कभी ज़मीन पे बैठूं, कभी कुछ करूं कभी कुछ करूं। वो एयरपोर्ट का मुझे चप्पा चप्पा याद हो गया, और आज को मेरा ख्याल है 6-7वां साल है, वो आज भी मुझे याद है कोलमपुर एयरपोर्ट, अगर वो वैसा ही हो तो। अच्छा जी, कोलमपुर एयरपोर्ट के बाद बाली एयरपोर्ट था इंडोनेशिया में, वहाँ पे स्टे था, वो चेंज ओवर था जहाज़ों का आपस में। वहाँ पे स्टे ज़्यादा नहीं था, मेरे ख्याल 3 घंटे का था। वहाँ पे स्टे किया, स्टे करके जनाब हम पहुँच गए मेलबर्न। अच्छा, इस सारे सिनेरियो में मुझे एक बात पता लगी कि जी एक ऐप है, उस ज़माने में कोई नई नई चीज़ थी कि एक ऐप है गाड़ियों की तरह का होटलों वाला ऐप होता है, उसे बोलते हैं एयरबीएनबी। वो बता देता है आपके नियरेस्ट जो है कमरे को खाली पड़े हैं तो वो बुक हो जाते हैं। लो जी हमने थोड़ी साइंस लड़ाई, मैंने वहाँ से एयरबीएनबी से कमरा बुक करवाया, एयरबीएनबी का ऐप डाउनलोड किया, डाउनलोड करके जनाब मैंने नक्शा नुक्शा घुमाया कि मेरा जो है जहाँ पे मैंने जाना है उसके आसपास कहाँ कमरा मिलेगा। तो मुझे कमरा मिला जी, आज भी मुझे याद है, जब उसके पास से गुजरूँ तो सारी वो पुरानी मेमोरीज ताज़ी हो जाती हैं। मेलबर्न जो है, क्या नाम है इसका, किंग स्ट्रीट से आप आते हो, किंग स्ट्रीट से आप आते हो जो वरंजरी वे, क्या इसे बोलते हैं यार, स्पेंसर स्ट्रीट से कबाब वाला है कॉर्नर पे, वहाँ से लेफ़्ट होते हैं। ये स्ट्रीट का नाम है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर आप डॉकलैंड से आ रहे हो तो वो ब्रिज नीचे से आप क्रॉस करोगे वरंजरी वे, आगे जाके पहले आती है स्पेंसर स्ट्रीट, आप सीधी आगे जा रहे हो तो लेफ्ट साइड पे एक बिल्डिंग है जनाब, वहाँ पे मुझे मिल गया कमरा, वो मैंने बुक करवाया। वहाँ पे थी 4 दिन और 3 रातें का कमरा मैंने बुक करवाया एयरबीएनबी से। सस्ता मिला मुझे, मेरा ख्याल उस वक्त कोई मिल गया था $33 का पर नाइट या पर 24 आवर्स के हिसाब से, तो सस्ता था, फिर मरता क्या नहीं करता, तो मैंने वो बुक करवा लिया। लो जी एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरे पास था मोटरोला का मोबाइल, अभी भी मैंने वो रखा हुआ है अपने पास एज अ मेमोरी। तो उसका चार्जर था 2 टांगों वाला, पाकिस्तान में जो चलता है। अब यहाँ पे चार्जर था 3 टांगों वाला, मेरे मोबाइल की चार्जिंग भी ख़त्म हो गई। जहाज़ में जो दोस्त बने थे, जो फैमिलियाँ मिली थी, वो थे पाकिस्तानी, जहाज़ में बहुत अच्छे से पुत्र भाई ये वो दोस्त, लोसियाँ पोपियाँ सारा कुछ। जहाज़ से उतरे, वो भाईजान उन्होंने दी अखां ही बटाइया गई, वो यहाँ से आंखें यहाँ पे नहीं आई, वो इससे भी पीछे चली गई। कौन किसको जानता है, वो जिनको मैं देखूं हसरत बड़ी निगाहों से कि यार मैंने कुछ तो दसे, मुझे कुछ पता ही नहीं है, वो मुझे ऐसे इग्नोर करें कि भाई मुझे जानते ही नहीं है। मैं कहा अच्छा जी ये भी होता है, ओके नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक आ गए हैं तो फिर राह पे आ जाने थे, फिर वाह पे आ जाने। अच्छा जी बाहर निकले, मोबाइल भी नहीं है। अब मैं बाहर निकला, एक ना सूट पहन के जनाब, टाई शाई लगाई हुई, तो एक गोरा कहता डू यू वांट अ टैक्सी। मैं गोरे को ऊपर से नीचे तक देखा, मैं कहा हाँ टैक्सी तो चाहिए। कहता तूने कहाँ जाना है, मेरे पास वो एड्रेस था। मैंने कहा मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है, तेरे पास चार्जर है ये वाला। कहता हाँ है। अब उसकी गाड़ी में मैंने लगाया चार्जर जनाब, उसकी गाड़ी में बैठा मैं, और जो सच्ची बात है ऐसी गाड़ी में मैं पहले कभी बैठा नहीं था, जो उसने टैक्सी में यूज़ कर रहा था। उस वक्त मेरा ख्याल कोई ऐसी हुई अच्छी उसने हालत में रखी थी। लो जी वो भाई उन्होंने मेरा मोबाइल ऑन किया, मोबाइल ऑन करके उनको मैंने एड्रेस बताया तो वो मुझे ले गए जनाब उस एड्रेस पे। तो उस एड्रेस पे हम पहुंच गए जनाब। अब वहाँ पहुंचे हैं तो सुबह का टाइम था, को मेरा ख्याल है को 5 बजे का।
मेलबर्न की सड़कें, ट्रैफिक देख के कभी ऐसी ट्रैफिक देखी नहीं थी। मैं हैरान और परेशान कि यार ये क्या है, मतलब यहाँ पर ट्रैफिक ही कोई किसी और अंदाज में चल रही है। वो ये 100 पे जा रहा है, वो 105 पे जा रहा है, वो भी 100 पे जा रहा है, वो भी 100 पे जा रहा है। मतलब ऐसा वहाँ पे तो नहीं था हिसाब किताब, मतलब मेट्रोपॉलिटन में। हाँ, रिंग रोड वगैरह पे आप जाओ तो लाहौर के रिंग रोड पे, मोटरवे पे ये सीन है, लेकिन यहाँ पे तो यह भी जा रहे हैं और लाइन को फॉलो कर रहे हैं, अपनी लाइन में चल रहा है। एनीवेज जी, उस एड्रेस पे पहुंचे, उस बंदे को कॉल की। मैं, वो थे कोई चाइनीज एथनिसिटी के। अब उनको हम कुछ और बोले, वो कुछ और जवाब दे। वो तो एनीवेज कर आके किसी पॉइंट पर पहुंचे। वो बंदा नीचे आया, वो तीसरा चौथा फ्लोर था, बल्कि मेरा ख्याल 5वां फ्लोर था। वो नीचे आया, नीचे आके जनाब लेके गया ऊपर, वो फॉब शॉप लगाता हुआ। अब एक यूनिट में एंटर हुआ हूँ, साथ मेरे 2 सूटकेस थे बड़े भारी। अब एक यूनिट में एंटर हुआ हूँ तो मुझे अजीब सी ना वो अंदर से आई स्मेल। मैं कहा ऐ की है, थोड़ा फिर दिल को दिया वो हौसला तसल्ली, कोई गल नहीं यार, देखते हैं क्या होता है। वो यूनिट में अंदर लेके गया मुझे, आगे से एक और कमरे में लेके गया मुझे। वो मतलब ऐसे एंटर हुआ हूँ, आगे एक और छोटा कमरा है। वो छोटे कमरे में गया हूँ तो जी लाइट बुझी हुई, तो छोटी को डिम लाइट चल रही। मैंने देखा है जी 3 फ्लोरों वाला बेड लगा हुआ, नीचे ऊपर उससे ऊपर। अच्छा जी, नीचे वाले पे भी एक भाईजन गोरे हो रही सोए हुए हैं फुल पुरपाश माहौल में, उससे ऊपर वाले में भी सोया हुआ है। और अंदर से बड़ा सा आ रही है ऐसी कुछ जालम किस्म की कि यार ये पता नहीं यहाँ पे क्या किस किस्म की स्मेल आ रही। अच्छा जी, मुझे कहता जी कि दैट वन यो बैड। मैं कहा जी ओके। मैं जी, अब उसने मुझे टावर वाले बेड पे चढ़ा दिया और मैंने अपने सूटकेस वगैरह रखे। मैंने उससे कहा मुझे सिर्फ वाईफाई का कोड बता दे, ताकि मैं व्हाट्सएप के जरिए अपने घर वालों को बता दूं कि भाई मैं ठीक ठाक ऑल गुड पहुंच गया हूं मैं। उसने वाईफाई का कोड बताया, मैंने अपने सूटकेस वगैरह रखे तो और मैं टावर वाले बेड पे चढ़ गया। ना मेरे पास तकिया, ना मेरे पास कोई चादर, ना मेरे पास कोई ब्लैंकेट, ना कोई रजाई, ना उसने दी। कहता बाबू उत्ते वाला बेड पे गई मैट्रेस है, पै जाओ उत्ते। अब मैं मेलबर्न की ठंड, मेलबर्न में सुबह सुबह गर्मियों में भी ठंड होती है, तो उस टाइम पे कुछ ज़्यादा ही ठंड थी। लो जी, अपने सूटकेस से कपड़े निकाले, कोई 2-4 शर्टें वही ऊपर ले ली कि यार ठंड बहुत बर्दाश्त नहीं हो रही है, क्या करें, थोड़ा गर्माइश हो जाए। व्हाट्सएप का उसने कोड, वाईफाई का कोड दिया, वाईफाई का कोड लगा दिया। घर वालों को रब्ता किया, फ़ोन किया, बताया कि जी पहुँच गया हूँ। तो जी अम्मी ने भी कहा चलो अल्लाह का शुक्र है यार कि तू पहुँच गया, बस अल्लाह तुझे अपने हिफ्ज़ मान में रखे, खैर खैरियत से रहो जनाब। तो पहुँच गए जनाब। और फिर पहुँचे तो ना कोई अकोमोडेशन का पता था, ना कोई रहाइश का पता था, ना कुछ ना कछ। वो फिर एक अलग स्टोरी है। एक बंदे को मैंने फ़ोन किया बड़े मान से, जिसका मुझे एक ही बंदे का कॉन्टैक्ट था पूरे ऑस्ट्रेलिया में। वो भाईजान ने मुझे ऐसा जवाब दिया जो आज भी मुझे याद रहेगा, बड़े टाइम तक याद रहेगा। मुझे कहते कि जी ठीक है, वो शहर में नहीं था, लेकिन ये जवाब थोड़ा गैर मुनासिब था कि जी, मुझे कहता कि जी तू किसी ना मस्जिद में जाके सो जा, यहाँ पे लड़के मस्जिद में भी सोते हैं, या किसी इमामबाड़े में जाके सो जा, इमामबाड़े में भी लोग सोते हैं। मुझे वो जवाब उसका बड़ा जो सा ना, शायद उस अपनी कैपेसिटी में उसने ठीक जवाब दिया होगा, लेकिन मुझे बड़ा फील हुआ क्योंकि मैं कभी पाकिस्तान में ऐसा मतलब माहौल नहीं था। हाँ, वो खुद लोगों को वहाँ पे अकोमोडेशन और उनकी मदद जितनी हो सकती थी करते थे, मुसाफिरों की, परदेसियों की। तो मुझे बड़ा फील हुआ। मैं कोई बात नहीं, मुझे आगे से पता लगा कि लाया था मैं टोटल अपने साथ कोई सारे उधार के, नगद के, ये वो। एक मेरी मोटरसाइकिल थी, वो मुझे आज भी बड़ी याद आती है, काश मुझे वो मिल जाए। और मैं पछताता हूँ कि मैंने क्यों बेच दी, क्योंकि वो एक मेरी औकात है और मुझे याद दिलाती रहेगी कि मैं क्या था। तो मैं अभी भी पाकिस्तान गया, ढूंढी वो बाइक, मुझे मिली नहीं है, लेकिन शायद कभी मिल जाए तो मैं खरीदूंगा जिस भी हालत में हो। वो मैंने बाइक भी अपनी बेची थी, मोटर बाइक। तो टिकट के पैसे कर के मेरे पास टोटल थे कोई $500। अब जिस बंदे को मैं फ़ोन करूं आगे से आगे रेफरेंस लेके, हर बंदा मुझे बताए तो सही कि भाई रूम मिल जाएगा ये वो, लेकिन आगे से मुझे बताएं भाई $500 रेंट होगा और $500 बॉन्ड होगा। अब गंजी नहाए क्या और निचोड़े क्या, मैं लाया ही चूंगे कि सारे मेरे पास थे
वो मेरा ख्याल $450-500 था मेरे पास। अब मैं वो रेंट बोर्ड में दे देता तो मैं खाता क्या। एनीवेज मेरे घर वालों ने मुझे जो दिया हुआ था वो बना के बिरयानी का पूरा डब्बा, और को बीच में कोई 25-26 शामी कबाब और कुछ इस तरह की चीज़ें। मेलबर्न एयरपोर्ट पे उतरे हैं तो वो भाईजान हो रही है उधर खलोते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वाले। मैंने कहा माइट दिस इज नॉट अलाउड, यू कांट ब्रिंग इट, इधरों पार नहीं लैके जा सकता तू। मैं कहा अच्छा जी। फिर हूँ तो कहना तू खाना है तो इधर खा लै। मैं कहा राइट हेयर राइट नाउ। अगो कहना यस माइट। लो जी, फिर जितनी बिरयानी मैं खा सकता था और जितने शामी कबाब खा सकता था पेट भरने के लिए उधर मैंने खाए, बाकी उसने मेरे सामने सारे बिन में डाल दिए। बायो सिक्योरिटी का कुछ इनका होता है। दुख भी हुआ, क्या कर सकते थे, कुछ भी नहीं, डाल दिए भाई। वो डाले, उसके बाद पाकिस्तानी फेसबुक पे ग्रुप बने हुए हैं कम्युनिटी के, वहां पे मैंने मैसेज डालने शुरू किए कि जी मुझे कमरा चाहिए, अभी अभी मैं एयरपोर्ट पे लैंड किया हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो माशाल्लाह से बुराई नहीं है, अब हर बंदा बिजी है। अपनी कम्युनिटी का कोई भी बंदा उसने रिस्पॉन्ड नहीं किया, आगे से लीडर दे रहे हैं कि भाई इतना बॉन्ड मिल जाएगा, इतना रेंट मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट मदद करने वाला कोई भी नहीं होता, और ना भाई सवाल ही पैदा नहीं होता। बड़ा जालिम माशरा। एनीवे जी, वहां पे एक थी टर्किश लेडी, शुक्रिया या गीतरी उनका नाम, उन्होंने मेरी पोस्ट पे रिप्लाई किया। बाद में उनको हमने पहले भी मम ही कहते थे, जब राब्ता हुआ बाद में हमने उन्हें मम कहना शुरू कर दिया, और वाकई उसने माँ वाला किरदार अदा किया। उन्होंने जनाब, उनका घर था इधर मेलबर्न का एक सबर्ब है ग्लेन रॉय, 43 क्लोवली एवेन्यू ग्लेन रॉय, वहाँ पे उनका घर था। अब वो अक्सर मैं जाता हूँ कभी देखने के लिए कि पुरानी यादें हों ताज़ा, लेकिन वो घर उन्होंने गिरा दिया, वो डबल स्टोरी बना रहे हैं। वहाँ पे उन्होंने रखे हुए थे सारे ही पाकिस्तानी, कोई 1-2 टर्किश जो कि बेचारे हेल्पलेस थे, कोई नया आया है वो स्टे कर ले, कुछ कर ले। मैंने उनसे पूछा जी रेंट कितना है, बॉन्ड कितना है, मैं आपको $200 दे सकता हूँ, बाकी मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं दे दूंगा। उस अल्लाह की बंदी ने, फरिश्ता ज़ात औरत ने मुझे कहा कि तू अभी मुझे कुछ भी ना दे, ना रेंट दे ना बॉन्ड दे, तू यहाँ पे स्टे कर, तेरी जॉब लग जाएगी तो फिर मुझे पैसे दे देना। मैंने कहा ये अल्लाह के फरिश्ते ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में भी हैं। लो जी, उस घर में मैंने कुल 9 महीने स्टे किया, और कहानी हो गई है दोस्तों लंबी, तो इसको भी यहाँ तक रखते हैं। और इसके बाद मैं बनाने लगा हूँ टूना सैंडविच, और आपके साथ ऑस्ट्रेलिया जर्नी फ्रॉम पाकिस्तान रेलवे टू ऑस्ट्रेलियन रेजिडेंट आपके साथ पार्ट 2 इसके बाद शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे सेफ।